यह कहानी एक ऐसे कपल की है जिनका रिश्ता शक और संदेह से भरा हुआ है। आजादी की हदें इतनी पार हो जाती हैं कि वह उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। एक तरफ है रोजी, जिसने अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करके उनके रिश्ते की नींव हिला दी है, और दूसरी तरफ है जैक, जो अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसका परिवार टूटने से बच जाए। लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि वह खुद एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी जैक से, जो साइकिल चलाकर जंगल के रास्ते घर लौट रहा होता है। घर पहुंचते ही वह देखता है कि उसकी खूबसूरत पत्नी रोजी सीढ़ियों पर बैठी उसे घूर रही है। जैक उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन रोजी हल्की सी मुस्कान देती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। बाद में जैक और रोजी अपनी बेटी ट्रिक्सी को बेबीसिटर के पास छोड़कर एक पार्टी में जाने की तैयारी करते हैं। रोजी सजने संवरने लगती है और जैक प्यार से उसके जूते पहनाने में मदद करता है। उस पल को देखकर लगता है कि दोनों के बीच गहरा प्यार है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है, जो जल्द ही सामने आने वाली है। पार्टी में पहुंचने पर दोनों बेहद खूबसूरत दिख रहे होते हैं। उनके कई दोस्त पहले से ही वहां मौजूद होते हैं और शाम का मजा ले रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, तभी एक नौजवान जॉन पार्टी में आता है। रोजी जैसे ही उसे देखती है, बहुत गर्मजोशी से उसका स्वागत करती है और तुरंत उसके पास चली जाती है। जैक यह सब नोटिस करता है, मगर चुप रहता है। थोड़ी देर बाद रोजी जॉन को पार्टी से बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाती है और दोनों वहां बेहद जुनून से किस करने लगते हैं। जैक यह पूरा दृश्य खिड़की से देखता है, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। असल में वह पहले से ही अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में जानता है और काफी समय से चुपचाप सब सहता आ रहा है। बाद में उसकी दोस्त मैरी उससे पूछती है, तुम सब जानते हो तो फिर भी इस रिश्ते को क्यों पकड़े हुए हो? जैक शांत स्वर में जवाब देता है, रोजी अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इस रिश्ते को कभी भी खत्म कर सकता हूँ, और वह ये बात जानती है। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहता। मुझे विश्वास है कि एक दिन रोजी मेरे प्यार को समझेगी। इसके बाद जैक बारटेंडर से एक ड्रिंक लेता है और एक प्राइवेट कमरे की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद जॉन वहाँ पहुँचता है और घमंडी अंदाज में कहता है, मुझे तुम्हारे मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कहना है। वाकई कमाल है। ज्यादातर पति जल जाते अगर उनकी पत्नी किसी और के साथ होती, लेकिन तुम तो गजब इंसान हो। जैक शांति से जवाब देता है, क्या तुमने मार्टिन का नाम सुना है? वह कुछ समय पहले गायब हो गया था। वह रोजी का अच्छा दोस्त था, ठीक तुम्हारी तरह। मार्टिन हर समय रोजी के पीछे पीछे घूमता रहता था, और एक दिन मैं इतना गुस्से में आ गया कि मैंने उसे मार डाला। आज तक किसी को उसकी लाश नहीं मिली। जैक की इन बातों को सुनकर जॉन चौंक जाता है और साफ तौर पर घबरा जाता है, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करता है। वह घबराहट में कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? जैक रहस्यमयी लहजे में जवाब देता है, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस तरह से लेते हो। डरे हुए जॉन तुरंत कमरे से निकल जाता है। रोजी उसे बाहर जाते हुए देखती है और रोकने की कोशिश करती है, मगर जॉन कोई बहाना बनाकर पार्टी से भाग जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद जैक और रोजी घर लौटते हैं। रास्ते में रोजी पूछती है, तुमने जॉन से ऐसा क्या कहा कि वह अचानक पार्टी छोड़कर चला गया? जैक झूठ बोलते हुए कहता है, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे वह चला जाए। अगले दिन जैक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है और वहां अपने एक दोस्त से मिलता है। दोस्त मजाक में पूछता है, तो अब तुमने लोगों को मारना शुरू कर दिया है क्या? हमारे सारे दोस्त इसी बारे में बात कर रहे हैं। जैक हंसते हुए जवाब देता है, ये सब जॉन ने फैलाया होगा। मैंने तो बस मजाक किया था, लेकिन वह बहुत डर गया। दिन भर में उसके दो और दोस्त भी यही सवाल पूछते हैं। जैक हर किसी को वही जवाब देता है, ये तो बस एक बेवकूफ़ी भरा मजाक था। लेकिन जब रोजी को पता चलता है कि जैक ने जॉन को डराने के लिए मार्टिन का नाम लिया और उसे मर्डर वाली बात कही, तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह जैक से कहती है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। पहले तुमने मार्टिन को दूर कर दिया और अब जॉन को भी। जैक समझाने की कोशिश करता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसमें कुछ गंभीर नहीं था। मगर रोजी उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होती और गुस्से में कहती है, आज रात मैं जॉन को खाने पर बुला रही हूँ, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। रात को जॉन जैक और रोजी के घर खाने पर आता है। सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद रोजी अपनी बेटी ट्रिक्सी से कहती है, आज रात तुम्हारे पापा तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे। असल में रोजी ऐसा इसलिए कहती है ताकि वह जॉन के साथ अकेले वक्त बिता सके। जैक उसकी मंशा को भली भांति जानता हुआ भी कुछ नहीं कहता। वह ट्रिक्सी को कमरे में ले जाता है, उसे कहानी सुनाता है और जल्दी सुला देता है। जब ट्रिक्सी सो जाती है, जैक नीचे आता है। आईने में उसे नजर आता है कि रोजी और जॉन एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। जैक को जलन महसूस होती है और गुस्से में वह किचन में जाकर जानबूझकर एक प्लेट तोड़ देता है। प्लेट टूटने की आवाज सुनकर रोजी किचन में दौड़कर आती है। वह सामान्य लहजे में कहती है, जॉन के लिए एक और ड्रिंक ले आओ, और फिर वापस दूसरे कमरे में चली जाती है। जैक एक ड्रिंक उठाता है और जॉन को देने जाता है। जब वह ड्रिंक उसके हाथ में देता है तो जॉन, जो अब भी जैक के मर्डर वाले मजाक से असहज था, उससे कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस मर्डर वाले मजाक के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए? इस बार जैक का लहजा बदल जाता है और वह गंभीर स्वर में कहता है, असल में वो मर्डर वाला मजाक नहीं था।
मैंने सच में उसे हथौड़े से सिर पर मारकर मारा था। अब चाहे मैं कितनी भी माफी मांग लूं, उसे कभी वापस नहीं ला सकता। यह सब सुनकर जॉन बुरी तरह डर जाता है और जल्दी जल्दी घर से निकल जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या जैक सच में हत्या के बारे में सच बोल रहा था या यह सिर्फ जॉन को डराने का एक और तरीका था? यह रहस्य जल्द ही सामने आएगा। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जैक अपने परिवार के साथ एक और पार्टी में मौजूद है, जहां उनके दोस्त और कई अन्य लोग भी आए हैं। पार्टी में जैक की मुलाकात एक लेखक मार्क से होती है, जो जैक की सबसे अच्छी दोस्त केली का पति है। मार्क अक्सर अपने काम की वजह से बाहर रहता है। जैक और मार्क बातचीत शुरू करते हैं और जल्द ही निजी विषयों पर पहुंच जाते हैं। मार्क जैक से उसके काम के बारे में पूछता है। जैक जवाब देता है, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर समय साइकिलिंग में बिताता हूँ। यह सुनकर रोजी बातचीत में कुछ अप्रत्याशित जोड़ देती है। वह सबको बताती है, असल में जैक ने एक माइक्रोचिप बनाई थी जिसका इस्तेमाल मिलिट्री अपने ड्रोन सिस्टम में करती है। यह चिप उन्हें अपने टारगेट को बेहद सटीक तरीके से हिट करने में मदद करती है। यह खुलासा सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि जैक सिर्फ शांत और संयमी इंसान ही नहीं, बल्कि एक जीनियस इंजीनियर और अमीर सफल व्यक्ति भी है। लेकिन जैक की सारी उपलब्धियों के बावजूद सच्चाई यह है कि उसकी जिंदगी में न तो सुकून है और न ही सच्ची खुशी। आखिरकार बिना एक वफादार और प्यार करने वाली पत्नी के सहारे कोई भी आदमी वास्तव में अमीर नहीं हो सकता। पार्टी आगे बढ़ती है और सभी लोग आनंद लेते हैं। जैक अपनी सबसे अच्छी दोस्त केली के साथ डांस करता है और एक हल्का फुल्का पल साझा करता है। लेकिन जैक को केली के साथ डांस करते देख रोजी जलन महसूस करती है। विडंबना यह है कि ऐसा व्यवहार वही कर रही है जिसने खुद रिश्ता बार बार तोड़ा है। कुछ दिन बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां ट्रिक्सी और उसके स्कूल के दोस्त अपनी शिक्षिकाओं की देखरेख में नाच रहे होते हैं। बच्चों को खेलते देख जैक को बैंक से कॉल आता है। बैंक वाला बताता है कि रोजी ने हाल ही में $3000 एक और अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। जैक जिज्ञासा और चिंता में पूछता है, क्या आप मुझे और डिटेल बता सकते हैं? तब उसे पता चलता है कि पैसे जिस अकाउंट में गए हैं वह चार्ली नाम के व्यक्ति का है, और बैंक से यह भी जानकारी मिलती है कि चार्ली एक लड़का है जो लाइव पियानो बजाता है। यह सुनते ही जैक सब जोड़ घटाकर समझ जाता है। जॉन के जाने के बाद रोजी को अब एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्पित जैक उस लड़के की तलाश शुरू करता है। एक शाम जैक एक रेस्तरां में जाता है जहां लाइव पियानो बजता है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, वह देखता है कि रोजी वहां बैठी हुई है और गहराई से संगीत में डूबी हुई है। उसे देखते ही जैक समझ जाता है कि पियानो बजाने वाला ही रोजी की जिंदगी का नया लड़का है। इस खुलासे के बाद रोजी का व्यवहार बदलने लगता है। वह अक्सर देर रात घर आने लगती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उसका रिश्ता चार्ली के साथ गहरा हो चुका है। जैक जलन और गहरे दुख से भर जाता है, लेकिन वह रोजी से कोई टकराव नहीं करता। फिर एक रात रोजी बिल्कुल भी घर नहीं लौटती। अगली सुबह जब रोजी आखिरकार घर लौटती है तो जैक अपना धैर्य खो बैठता है। गुस्से और निराशा में वह पूछता है, पूरी रात कहाँ थी तुम? तुम्हारा एक परिवार है, 6 साल की बेटी है और जिम्मेदारियां हैं, और तुमने इतने पैसे उस चार्ली नाम के लड़के को क्यों ट्रांसफर किए? लेकिन रोजी जैक के गुस्से से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। वह शांति से बताने लगती है कि वह कहाँ थी और किसके साथ थी। वह जानबूझकर ऐसा करती है क्योंकि उसे मालूम है कि जैक जल रहा है। रोजी को पूरा भरोसा है कि वह चाहे कुछ भी करे, जैक उसे कभी नहीं छोड़ेगा, और वह इसी बात का फायदा उठाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जैक के दोस्त माइल्स के घर पर एक पूल पार्टी हो रही है। रोजी वहां भी चार्ली को बुला लेती है। जैसे ही चार्ली आता है, रोजी उसके साथ चिपक जाती है और सबके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। वह चार्ली का परिचय सब मेहमानों से करवाती है और फिर चार्ली पियानो बजाने लगता है। उसकी धुन पर मेहमान और रोजी सब नाचने लगते हैं। जैक ये सब देखकर बेहद असहज महसूस करता है, लेकिन अपनी भावनाओं को दबाकर चुप रहता है। बाद में रोजी चार्ली का परिचय जैक से कराती है और कहती है, ये मेरा नया दोस्त है। जैक अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए चार्ली से थोड़ी बातचीत करता है और फिर वहां से चला जाता है। उस रात जैक घर में रोजी को ढूंढ रहा होता है। इसी दौरान उसे रोजी एक कमरे से चुपके चुपके बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। जैक को तुरंत समझ आ जाता है कि अंदर रोजी और चार्ली क्या कर रहे थे। बाद में जैक देखता है कि रोजी और चार्ली पूल में एक दूसरे के साथ नहा रहे हैं, हंस रहे हैं और मजे कर रहे हैं। उनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार इतना अंतरंग होता है कि जैक के अंदर गुस्सा उबलने लगता है। फिर भी वह अपने जज्बात दबा लेता है और चुप रहता है। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और मेहमान एक एक करके घर के अंदर भागने लगते हैं। सबसे आखिर में जैक घर के अंदर प्रवेश करता है। अंदर सभी लोग किचन में इकट्ठा होकर खाना बनाने और मस्ती करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रोजी चार्ली को ढूंढने बाहर जाती है। कुछ ही पलों बाद उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठती है। सब मेहमान दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि रोजी पूल के पास खड़ी है और घबराई हुई चार्ली की लाश को देख रही है, जो पानी में तैर रही होती है। मेहमान घबराकर चार्ली को पूल से बाहर खींचते हैं और सीपीआर देकर उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब व्यर्थ जाता है। चार्ली पहले ही मर चुका होता है।
थोड़ी देर बाद पुलिस जांच के लिए पहुंचती है। अधिकारी सबसे सवाल जवाब शुरू करते हैं। गुस्से और सदमे में रोजी पुलिस से कहती है, यही है, जैक ने चार्ली को मारा है। बाकी मेहमान रोजी को शांत करने की कोशिश करते हैं और पुलिस से कहते हैं, जैक और रोजी के रिश्ते में हाल ही में काफी दिक्कतें रही हैं। वह गुस्से में जैक पर इल्जाम लगा रही है। बारिश शुरू होते ही जैक हमारे साथ ही अंदर आया था, वह यह काम कर ही नहीं सकता। चूंकि जैक के खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं होता, पुलिस उसे पूछताछ के लिए दूसरे कमरे में ले जाती है। संक्षिप्त पूछताछ के बाद उन्हें जैक के खिलाफ कुछ नहीं मिलता और वे उसे छोड़ देते हैं। यह सब घटनाएं जैक और रोजी के बीच और भी गहरी खाई पैदा कर देती है। रोजी और अधिक दूर होती जाती है और उनके रिश्ते में तनाव बढ़ता जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जैक अकेला साइकिल चला रहा है। चलते चलते उसके दिमाग में उस रात की यादें ताजा हो जाती हैं जब चार्ली की मौत हुई थी। यहीं पर सच सामने आता है। दरअसल चार्ली को जैक ने ही पूल में डुबोकर मार डाला था। ईर्ष्या और गुस्से से अंधा होकर जैक ने यह खौफनाक कदम उठाया। उसके मन में बार बार ख्याल आता है कि उस रात रोजी और चार्ली अकेले में क्या कर रहे होंगे। धीरे धीरे यह साफ होता है कि जैक रोजी के हर प्रेमी को एक एक करके चुपचाप खत्म करता आया है और उसने अपने इस काले सच को दुनिया से छिपा कर रखा है। अगले दृश्य में जैक अपनी बेटी ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ता है। स्कूल से निकलते ही उसकी दोस्त केली उससे मिलने आती है। वह झिझकते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह बात बताऊं या नहीं, पर रोजी हमारे घर आई थी। वह और मेरे पति मार्क ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को तुम्हारे पीछे लगाया है। चार्ली की मौत के बाद से ही उसे तुम पर शक हो गया है। जैक का चेहरा शांत रहता है, मगर उसके भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा होता है। बाद में जैक मार्क और केली को अपने घर डिनर पर बुलाता है। डिनर के दौरान वह मार्क को अपने कमरे में ले जाता है, जहां वह अपने स्नेल्स का कलेक्शन रखता है। बातचीत करते करते जैक बड़े ही ठंडे मगर धमकी भरे लहजे में कहता है, रोजी को तुम्हें मेरे पीछे जासूस लगाने के लिए भड़काने मत दो। उस रात तुम भी वहीं थे मार्क। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैंने चार्ली को मारा? मार्क कोई सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह देती है। जैक समझ जाता है कि मार्क इतनी आसानी से यह मामला छोड़ने वाला नहीं है। दरअसल मार्क एक लेखक है और जैक की जिंदगी की यह सच्चाई और ड्रामा उसे किसी सेंसेशनल क्राइम स्टोरी के लिए परफेक्ट लगते हैं। वह जैक की निजी जिंदगी को सिर्फ एक कहानी का हिस्सा बनाना चाहता है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन जैक को पता चलता है कि रोजी को एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है, टोनी, जो उसका कॉलेज का दोस्त है। जैक नोटिस करता है कि रोजी और टोनी अब ज्यादा समय साथ बिताने लगे हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। एक दिन टोनी रोजी से मिलने उनके घर आता है। जैक भी घर पर मौजूद होता है और तुरंत ही हालात भांप लेता है। वे सब साथ में डिनर करते हैं, लेकिन पूरी शाम जैक टोनी और रोजी के हाव भाव को ध्यान से देखता रहता है। डिनर के बाद टोनी मौका पाकर रोजी के कमरे में चला जाता है, जहां दोनों रोमांटिक हो जाते हैं, लेकिन इस बार जैक उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। तभी अचानक रोजी की नजर जैक पर पड़ती है, जिससे माहौल बेहद अजीब और तनावपूर्ण हो जाता है। अगले दिन जैक टोनी का पीछा करता है। वह अपनी कार टोनी के पास ले जाकर कहता है, अरे रोजी तुम्हें ढूंढ रही थी, शायद उससे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। टोनी बिना शक के उसकी कार में बैठ जाता है, लेकिन रोजी के पास ले जाने के बजाय जैक उसे शहर से दूर जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां आसपास कोई नहीं होता। वहां पहुंचकर टोनी गाड़ी से उतरता है और पूछता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब दिए बिना जैक एक पत्थर उठाता है और टोनी के सिर पर वार करता है। टोनी संभल भी नहीं पाता कि जैक एक और बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर जोर से मारता है। टोनी लड़खड़ाकर खाई में गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। जैक खाई में उतरता है, यह पक्का करने के लिए कि टोनी सचमुच मर चुका है। पुष्टि करने के बाद वह भारी पत्थरों को टोनी के शरीर से बांध देता है। इसी दौरान उसे टोनी का बटुआ मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह टोनी के शरीर को घसीटकर नदी तक ले जाता है, उसे पानी में डुबो देता है और सुनिश्चित करता है कि वह पूरी तरह नीचे चला जाए। संतुष्ट होकर जैक वहां से निकल जाता है। अगली सुबह रोजी और ट्रिक्सी पिकनिक की तैयारी कर रहे होते हैं। जब जैक घर आता है तो रोजी पूछती है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? जैक उत्साहित होने का नाटक करते हुए मान जाता है और पूछता है, कहाँ जा रहे हैं? ट्रिक्सी उत्साह से जवाब देती है, हम पास वाले जंगल के किनारे जा रहे हैं। जैक का दिल धड़कना बंद कर देता है। यही तो वही जंगल है जहां उसने टोनी की लाश छुपाई थी। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जैक, रोजी और ट्रिक्सी जंगल के पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। रोजी जैक की बेचैनी से अनजान सचमुच खुश दिखाई देती है और उससे बातचीत करती है। वह पूछती है, जैक तुम अब भी मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो? एक के बाद एक लोग मुझे छोड़ते जा रहे हैं, फिर भी तुम यहीं हो। जैक संयम बनाए रखते हुए रोमांटिक अंदाज में जवाब देता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। दोनों पास आ जाते हैं और एक पल के लिए अंतरंग हो जाते हैं। तभी ट्रिक्सी पुकारती है, डैड इधर आइए। जैक तुरंत उसकी ओर बढ़ता है।
ट्रिक्सी नदी किनारे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, कुत्ता उस जगह से हट ही नहीं रहा। जैक उसकी नजर का पीछा करता है और सन्न रह जाता है। उसकी आंखों के सामने वही जगह है जहां टोनी की लाश अब पानी से आधी बाहर निकल चुकी है। कोई भी वहां से गुजरने वाला इसे आसानी से देख सकता था। तेजी से सोचते हुए जैक कोई बहाना बनाता है कि उन्हें अब निकलना चाहिए। तभी रोजी कहती है, रुको, मैंने अपना स्कार्फ वहीं छोड़ दिया। दबाव बढ़ते हुए महसूस कर जैक कहता है, उसकी चिंता मत करो, मैं कल वहां जाऊंगा और तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ लेकर आऊंगा। उस शाम घर पहुंचने पर जैक कैजुअली रोजी से पूछता है, क्या आज टोनी ने तुम्हें फोन किया? रोजी लापरवाही से जवाब देती है, नहीं, टोनी से 2 दिन से कोई खबर नहीं है, शायद वो भी बाकी लोगों की तरह चला गया। फिर अचानक रोजी जैक के पास आ जाती है, उससे गले लगाती है और फुसफुसाती है, क्या तुम आज रात मेरे कमरे में रहोगे? जैक मान जाता है और दोनों साथ में रात बिताते हैं। उनके जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जैक जल्दी निकल जाता है। वह अपनी साइकिल से सीधे उसी जंगल पहुंचता है जहां टोनी की लाश छुपाई थी। वहां पहुंचकर वह सावधानी से टोनी के शरीर को और गहराई में धकेलता है ताकि वह पूरी तरह पानी में डूब जाए और दिखाई न दे। इसी बीच घर पर रोजी ने तय किया कि वह जैक का घोंघे वाला कमरा साफ करेगी। जैसे ही वह कमरे में इधर उधर तलाश कर रही होती है, उसकी नजर अचानक एक अजीब चीज पर पड़ती है, टोनी का बटुआ। वह कुछ क्षण के लिए सन्न रह जाती है। बटुआ उठाकर देखते ही उसे सच्चाई का एहसास हो जाता है। जैक ने टोनी को भी मार डाला है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी लोगों को। उधर जैक टोनी की लाश को पूरी तरह पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे पीछे से पदचाप सुनाई देती है। वह घबराकर पलटता है और देखता है कि मार्क खड़ा है। मार्क शक भरी नजरों से पूछता है, यहाँ क्या कर रहे हो जैक? जैक बुरी तरह घबरा जाता है और कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क को तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह आगे बढ़ता है और उसकी नजर सीधे पानी में तैर रही टोनी की लाश पर पड़ती है। बिना कुछ कहे मार्क तेजी से अपनी कार की ओर दौड़ता है, उसमें बैठता है और पूरी रफ्तार से वहां से निकल जाता है। जैक समझ जाता है कि मार्क अब पुलिस को सब बता देगा। वह तुरंत अपनी साइकिल पकड़कर उसका पीछा करना शुरू करता है। भले ही मार्क कार चला रहा हो, जैक जंगल के बीच से शॉर्टकट लेता है ताकि उसे रोक सके। घुमावदार सड़क पर तेजी से कार दौड़ाते हुए मार्क को अंदाजा भी नहीं होता कि जैक अचानक जंगल से निकलकर सामने आ जाएगा। कार पर से मार्क का नियंत्रण हट जाता है और उसकी गाड़ी गहरी खाई में गिरकर नदी में जा टकराती है। टक्कर इतनी भीषण होती है कि मार्क की वहीं मौत हो जाती है। इसी समय रोजी ने मन ही मन एक फैसला ले लिया है। टोनी का बटुआ मिलने और सारी कड़ियां जोड़ने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि अब जैक को छोड़ देना ही सही होगा। वह अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और ट्रिक्सी को लेकर जाने की तैयारी करती है, लेकिन ट्रिक्सी अचानक गुस्से में पैक किया हुआ सामान खींचकर पूल में फेंक देती है। चौंककर रोजी कहती है, ये तुम क्या कर रही हो ट्रिक्सी? ट्रिक्सी जवाब देती है, हम पापा को छोड़कर नहीं जाएंगे, उन्हें हमारी जरूरत है। यह सुनकर रोजी समझ जाती है कि अगर वह जैक को छोड़कर चली गई तो उनका परिवार पूरी तरह टूट जाएगा और किसी न किसी तरह से उसे भी लगता है कि इस पूरे हादसे के लिए वह भी जिम्मेदार है। जैक को और बचाने के लिए वह टोनी का बटुआ उठाती है और उसे जलाकर राख कर देती है ताकि कोई सबूत बाकी न बचे। कहानी यहीं से पूरा चक्कर लगाकर शुरुआती दृश्य पर लौटती है, जहां जैक साइकिल चलाकर जंगल के रास्ते घर लौट रहा होता है। रोजी चुपचाप बैठी उसे देख रही होती है। जैक उसके गंभीर चेहरे को देखकर पूछता है, क्या हुआ? रोजी हल्की सी मुस्कान देती है लेकिन कुछ कहती नहीं। यह कहानी हमें गहराई से यह याद दिलाती है कि आजादी और जिम्मेदारी के बीच का संतुलन कितना नाजुक होता है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार एक और रोमांचक कहानी लेकर मिलते हैं। ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।